क्राइम सीन पर पुलिस को 2 खाली बुलेट शेल मिले थे, यानी ये साफ था कि घर में 2 गोलियां चलाई गई थी, लेकिन गोली सिर्फ एक 42 साल की मेघा देशपांडे को मारी गई थी, जबकि बेटी अश्लेषा और मां रोहिणी को चाकू से मारा गया था। अब पुलिस के लिए सबसे बड़ा अहम सवाल ये था कि जब परिवार के 2 बाकी सदस्यों को चाकू से मारा गया था, तो ये दूसरी गोली चलाई किस पर गई थी? आखिर क्या था इस दूसरी गोली का राज? जून की तपा देने वाली गर्मी में इंदौर शहर का हर रोज की तरह एक और शांत दोपहर। हफ्ते का पहला दिन यानी सोमवार, तारीख थी 19 जून और साल था 2011। इंदौर के श्रीनगर कॉलोनी के एक फ्लैट में रहने वाली दीप्ति कपल जब हर रोज की तरह अपने फ्लैट से मार्केट जाने के लिए पड़ोस के फ्लैट के सामने से गुजरी, तो पड़ोस के फ्लैट के सामने खून से रंगे पैरों के निशान देखकर घबरा गई। दीप्ति क्योंकि अपने पड़ोस में रहने वाले देशपांडे परिवार को जानती थी, इसलिए वो वहां के रहने वालों को आवाज लगाती है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता है। घबराकर वो वहीं से थोड़ी दूर रह रहे मकान मालिक विशाल पांडे को इसकी सूचना देती है। मकान मालिक तुरंत वहां पहुंच जाता है। मकान मालिक भी अपने किराएदारों को आवाज देता है और जब कोई जवाब नहीं मिलता तो मकान मालिक खिड़की के अंदर झांकने की कोशिश करता है। अंदर का नजारा देखकर मकान मालिक और उस महिला दीप्ति के होश उड़ जाते हैं। अंदर का नजारा बेहद खौफनाक और भयावह था, जिसकी कल्पना पूरे इंदौर शहर ने भी कभी नहीं की होगी। अंदर पड़ी थी वहां रहने वाली 42 साल की मेघा देशपांडे, उसकी 21 साल की बेटी अश्लेषा और 70 साल की मां रोहिणी की लाश। खबर तुरंत पुलिस को दी जाती है और आनन फानन में पुलिस वारदात वाली जगह पर पहुंचती है। पुलिस जब अंदर जाती है तो हजारों मर्डर और खून खराबा देखने वाली पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। परिवार के एक ही पीढ़ी के 3 सदस्यों की निर्ममता से हत्या की गई थी, जिसमें एक ही पीढ़ी की मां, बेटी और नानी शामिल थी। मेघा देशपांडे के सर पर गोली मारकर उसकी हत्या की गई थी, जबकि मेघा की मां रोहिणी और बेटी अश्लेषा को चाकू से मारा गया था। अश्लेषा और रोहिणी को चाकू से इतनी बुरी तरह से मारा गया था कि बाद में पोस्टमार्टम से पता चला कि इन दोनों पर 70 से भी ज्यादा वार किया गए थे। घर से सारी ज्वेलरी, कैश, मेघा और अश्लेषा के एटीएम और कैमरा सहित कई कीमती चीजें गायब थी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, इंदौर शहर में ये परिवार अभी नया था, तो सबसे बड़ा सवाल पुलिस के सामने ये था कि इतने कम समय में इनका दुश्मन कौन हो सकता है। पुलिस ने जब वारदात वाली जगह को टटोला तो और भी कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। क्राइम सीन पर पुलिस को 2 खाली बुलेट शेल मिले थे, यानी ये साफ था कि घर में 2 गोलियां चलाई गई थी, लेकिन गोली सिर्फ एक 42 साल की मेघा देशपांडे को मारी गई थी, जबकि बेटी अश्लेषा और मां रोहिणी को चाकू से मारा गया था। अब पुलिस के लिए सबसे बड़ा अहम सवाल यह था कि जब परिवार के 2 बाकी सदस्यों को चाकू से मारा गया था, तो ये दूसरी गोली चलाई किस पर गई थी? आखिर क्या था इस दूसरी गोली का राज और क्या था ये पूरा किस्सा? आइए जानिए मेरे साथ। सबसे पहले हम आपको बताते हैं उस कातिल हसीना की करतूत जिसने चलाई तो सिर्फ एक गोली, लेकिन चली गई 3 जान, और वो शहर है इंदौर। 3 women of 3 generations of Deshpande family were wiped out by the killers on June 19, 2011. It was the first time a woman was given capital punishment by the Indore District Court, and 3 accused were sentenced to death in the same. Megha Deshpande was a 42-year-old woman. She used to work in a multi-level marketing business and had recently moved to Indore from Ujjain with her mother, Rohini Khan, 7 years old. सोमवार की एक दोपहर 19 जून 2011 इंदौर शहर के बीचों बीच एक संगीन जुर्म को अंजाम दिया गया था, तो वारदात की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल जाती है। इधर पुलिस तफ्तीश शुरू ही करती है कि इंदौर शहर की जनता का गुस्सा प्रोटेस्ट प्रदर्शनों के जरिए पुलिस पर टूटने लगता है। अब पुलिस भारी दबाव में आ जाती है और अपनी इन्वेस्टिगेशन को और भी तेज कर देती है। फ्लैट के आसपास सभी लोगों से पूछताछ की जाती है, फ्लैट से सभी सबूत इकट्ठे किए जाते हैं और फॉरेंसिक टीम अपनी जांच में लग जाती है। पोस्टमार्टम में खुलासा होता है कि मेघा को छोड़कर किसी और को गोली नहीं मारी गई थी, और फ्लैट के बाहर से जो खून पुलिस ने फॉरेंसिक के लिए भेजा था, उससे खुलासा होता है कि फ्लैट के बाहर से बरामद खून देशपांडे परिवार में से किसी का भी नहीं था। अब पुलिस ने अंदाजा लगाया कि यकीनन वो खून कातिल का ही रहा होगा और किसी तरह से एक गोली कातिल को भी लग गई होगी। अब अगर गोली लगी है तो उसका इलाज भी कहीं ना कहीं जरूर हो रहा होगा। ये सोचकर पुलिस ने शहर के सभी हॉस्पिटल को अलर्ट जारी कर दिया कि ऐसा कोई मरीज हॉस्पिटल में आए तो सबसे पहले पुलिस को सूचना दी जाए। इधर पुलिस ने देशपांडे परिवार के सभी सदस्यों की कॉल डिटेल खंगालना भी शुरू कर दिया, क्योंकि एक ही परिवार के और एक ही पीढ़ी के 3 सदस्यों की हत्या हुई थी, तो पुलिस पर बहुत ज्यादा प्रेशर था और यही वजह थी कि पुलिस केस पर दिन रात काम कर रही थी। इधर जहां फ्लैट के आसपास पूछताछ करने पर पुलिस को पता चलता है कि कुछ दिनों से एक लड़की को बराबर उस फ्लैट में आते आते देखा गया था। उधर मेघा की कॉल डिटेल से पुलिस को मालूम हुआ कि नेहा नाम की एक लड़की से मेघा की बराबर बात चल रही थी, और मर्डर वाले दिन यानी 19 जून को भी मेघा की आखिरी बात नेहा से ही हुई थी। अब जब पुलिस ने नेहा के नंबर की कॉल डिटेल और लोकेशन निकाली तो पता चला कि मर्डर वाले दिन नेहा का फोन का लोकेशन फ्लैट के आसपास ही था। अब एक तरफ जहां पुलिस नेहा की तलाश में जुट जाती है, वहीं पुलिस को पता चलता है कि राहुल नाम के एक लड़के ने अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है कि कुछ लोगों ने उसे लूटने की कोशिश की है और इस मुठभेड़ में उसकी पैर में गोली लगी है, जिसका कि वहीं इंदौर के ही एक हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। दोस्तों, शहर में इतने संगीन क्राइम के बाद पुलिस के लिए यह बात पचाना कतई आसान नहीं था कि कोई लूटपाट करने आया और बिना कुछ लूटे सिर्फ पैर में गोली मारकर चला गया। पुलिस को राहुल नाम के उस लड़के की कहानी में छोड़ नजर आया।
अब पुलिस हॉस्पिटल जाती है और राहुल से बात करती है। जब पुलिस उससे बातचीत करती है तो पुलिस को उसकी कहानी झूठी नजर आती है। अब शक होने पर पुलिस राहुल के खून का नमूना फोरेंसिक भेजती है तो पता चलता है कि राहुल का खून उस खून से मैच हो गया है जो पुलिस को देश पांडे परिवार के फ्लैट के बाहर से मिला था। पुलिस राहुल को अरेस्ट करती है और जब सख्ती से पूछताछ करती है तो राहुल के बताने पर तब जो कहानी सामने आती है उसे सुनकर न सिर्फ पुलिस के रोंगटे खड़े हो जाते हैं बल्कि पूरा शहर सन्नाटे में आ जाता है। 2011 जून का पहला हफ्ता। उज्जैन में रहने वाले बैंक मैनेजर निलंजय देशपांडे ने कामकाजी भागदौड़ के चलते इंदौर के श्रीनगर कॉलोनी में 42 साल की अपनी पत्नी मेघा, 21 साल की बेटी अश्लेषा और 70 वर्षीय अपनी सास यानी मेघा देशपांडे की मां के लिए एक फ्लैट किराए पर लिया। निलंजय देशपांडे दूसरे शहर में बैंक के मैनेजर के पद पर थे। परिवार इंदौर में अभी नया नया था और उज्जैन से यहाँ आए अभी उन्हें बस 2 ही हफ्ते हुए थे। बेटी अश्लेषा जहाँ इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी वहीं पत्नी मेघा देशपांडे एक कॉस्मेटिक की MLM कंपनी में पार्ट टाइम काम करती थी। जिन्हें पता नहीं उन्हें बता दो कि MLM में आपको कंपनी के लिए सदस्य जोड़ने होते हैं और जितने ज्यादा सदस्य आप जोड़ते हैं आपको उतना ही ज्यादा पैसा मिलता है। ऐसे ही एक दिन मेघा देशपांडे शॉपिंग करने के लिए शॉपिंग मॉल में जाती है तो वहां उसकी मुलाकात वहां सेल्स गर्ल का काम करने वाली 23 साल की नेहा वर्मा से होती है। मेघा देशपांडे को क्योंकि गहने ज्वेलरी से बहुत लगाव था इसलिए वो जहाँ भी जाती थी इन्हें पहनकर ही जाती थी और उस दिन शॉपिंग मॉल में भी वो इन्हें पहनकर ही गई थी जहाँ की नेहा वर्मा से उसकी मुलाकात होती है। नेहा गरीब परिवार से थी और बहुत कम वक्त में अमीर बनना चाहती थी। मेघा के पास इतनी सारी ज्वेलरी देखकर वो उससे बहुत प्रभावित होती है और दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। दोनों में जब बातचीत शुरू होती है तो मेघा नेहा को बताती है कि वो कॉस्मेटिक बनाने वाली एक MLM कंपनी में काम करती है और वो चाहे तो वो भी उसके साथ जुड़कर बहुत कम समय में अच्छा पैसा कमा सकती है। नेहा को मेघा की ये बात जच जाती है और दोनों में मोबाइल नंबर की अदला बदली हो जाती है। अब क्योंकि नेहा को बहुत जल्दी बहुत सारा पैसा कमाना था और मेघा को किसी को अपना MLM प्लान बेचना था सो दोनों एक तरह से एक दूसरे के कॉमन इंटरेस्ट से मिलने लग जाते हैं। बातों बातों में मेघा ने नेहा को यह भी बताया कि वो अभी शहर में नहीं है और उसके पति दूसरे शहर में जॉब करते हैं और घर में उसके साथ सिर्फ उसकी माँ और उसकी बेटी रहती है। अब नेहा को मालूम था कि मेघा के पास बहुत सारा पैसा है, उसके पति शहर में नहीं रहते हैं और उसके घर में सिर्फ उसकी माँ और उसकी बेटी रहती है। मेघा देशपांडे को नहीं मालूम था कि इधर नेहा वर्मा किसी दूसरे प्लान पर काम कर रही है। नेहा को बहुत जल्द पैसे तो कमाने थे लेकिन वो MLM में काम करके नहीं बल्कि उससे भी शॉर्ट तरीके से पैसा कमाना चाहती थी। अब दोनों में बराबर बात होने लगी तो मेघा ने नेहा को MLM ज्वाइन करने के लिए कहा। आखिरकार दोनों में प्लान देखने के लिए एक दिन तय होता है और वो दिन था 19 जून 2011। आखिरकार वो दिन भी आया। नेहा ने सुबह मेघा देशपांडे को फोन किया और उनके घर पर ही मिलने की बात कही। मेघा को इसमें कुछ अजीब नहीं लगा और मेघा ने नेहा को अपने घर की लोकेशन बताई। घर के पते को लेकर रास्ते में दोनों में कई बार बात हुई और यही वो कॉल डिटेल थी जिस पर पुलिस की नजर सबसे पहले पड़ी थी। सुबह 10 साढ़े 10 बजे करीब नेहा मेघा के घर पहुंचती है और घर के बाकी सदस्यों से मिलती है। थोड़ी देर बाद जब मेघा नेहा को अपना MLM प्लान समझा चुकी होती है कि किस तरह से कॉस्मेटिक का सामान सेल करके और अपने साथ काफी लोगों को जोड़कर पैसा कमाया जा सकता है, इसमें लगभग आधा घंटा गुजर जाता है। अब जब मेघा ने नेहा से ज्वाइनिंग फॉर्म भरने के लिए कहा तो नेहा ने कहा कि वो अपने दोस्त से बिना पूछे ऐसा नहीं कर सकती है और अगर वो चाहे तो वो भी उसे यहीं बुला लेती है। इस तरह नेहा का फ्रेंड भी प्लान देख लेगा और उसे समझाना भी नहीं पड़ेगा और आगे काम करने में उसकी भी मदद होती रहेगी। मेघा को यह बात बिल्कुल सहज लगी और उसने हामी भर दी। नेहा ने अपने फ्रेंड को फोन किया और उसे घर का पता बताकर उसे भी वहीं आने को कहा। दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं कि जब मेघा ने नेहा को बताया था कि वो शहर में नहीं है और उसके घर में सिर्फ उसकी माँ और उसकी बेटी रहती है, तभी से नेहा के दिमाग में एक प्लान बनने लगा था। उसने ये बात अपने बॉयफ्रेंड को बताई थी जिसका नाम था राहुल और ये वही लड़का है जिसे पुलिस ने हॉस्पिटल में गोली लगने के बाद गिरफ्तार किया था। अब नेहा और राहुल मिलकर उस घर को लूटने का प्लान बनाते हैं और राहुल को घर के अंदर लाने का यही प्लान था कि फॉर्म भरने के बहाने नेहा मेघा के घर से राहुल को फोन करके बुलाए और उसे उसका पता बताए। थोड़ी देर बाद राहुल मेघा के घर पहुंचता है तो उसके साथ एक और लड़का होता है। ये दूसरा लड़का था मनोज अटोड। अब दोनों अंदर पहुंचते हैं और अंदर आते ही राहुल मेघा पर गन तान देता है। इससे मेघा घबरा जाती है और चिल्लाने लगती है तो नशे में धुत राहुल मेघा के सिर में गोली मार देता है। गोली की आवाज सुनकर वहीं पढ़ाई कर रही अश्लेषा अंदर आती है और मेघा की लाश देखकर उसके भी होश उड़ जाते हैं। राहुल अश्लेषा को भी गोली मारने की कोशिश करता है लेकिन इस बार राहुल की गन फंस जाती है और राहुल गन को ठीक करने की कोशिश करता है और ठीक करने के इसी प्रोसेस के दौरान गोली चल जाती है जो राहुल के पैर में लग जाती है। तब तक मनोज वहीं रखा चाकू उठा लेता है और अश्लेषा से उसका ATM और उसका पिन लेने लगता है। ATM और उसका पिन मिलते ही मनोज अश्लेषा को चाकू से मारने लगता है और इसी टाइम के दौरान मेघा की माँ रोहिणी भी आ जाती है। थोड़ी देर में रोहिणी को भी चाकू से गोद कर मार दिया जाता है। अश्लेषा और रोहिणी की मौत कितनी भयानक रही होगी इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दोनों को शरीर पर 70 से भी ज्यादा बार वार किया गया था। इस पूरे वाकये के दौरान नेहा भी वहीं थी और ATM और उसका पिन लेने में दोनों की मदद कर रही थी। अभी तक राहुल का खून क्योंकि गर्म था सो उसे दर्द का एहसास नहीं हुआ क्योंकि 2 लोगों को चाकू से 70 से भी ज्यादा वार करके मारा गया था और खुद राहुल के पैर में गोली लगी थी जिससे बराबर खून निकल रहा था। इससे घर में चारों तरफ खून बिखरा पड़ा होता है और यही वो नजारा था
जिसे देखकर मकान मालिक विशाल पांडे और पड़ोसी दीप्ति कपल दहल जाते हैं। अब तीनों मिलकर घर में पड़े जेवर, गहने, अश्लेषा का कैमरा, अश्लेषा और मेघा का एटीएम और बाकी सभी कीमती चीज लेकर चले जाते हैं। राहुल के पैर में क्योंकि गोली लगी थी, इसलिए जब वो फ्लैट से बाहर निकलते हैं तो फ्लैट के बाहर भी खून के निशान बनते चले जाते हैं और यही वो निशान थे जिसने इस वारदात की चुगली वक्त से पहले कर दी थी। घर से निकलते ही सबसे बड़ी समस्या जो थी वो यही थी कि राहुल का इलाज कैसे किया जाए। इसके लिए एक फर्जी कहानी गढ़ी जाती है और फिर कैसे राहुल हॉस्पिटल में एडमिट होता है और गिरफ्तार होता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इधर जहां राहुल गिरफ्तार होता है, वहीं पुलिस को बैंक से खबर मिलती है कि वारदात से गायब एक एटीएम को शहर के ही एक एटीएम मशीन में एक्सेस किया जा रहा है। पुलिस तुरंत उस एटीएम मशीन में पहुंचती है और वहां से पैसे निकालने की कोशिश कर रही नेहा को गिरफ्तार कर लेती है और बहुत जल्द पुलिस नेहा और राहुल की निशानदेही पर तीसरे शख्स मनोज अटोट को भी गिरफ्तार कर लेती है। वहीं देशपांडे परिवार की चुराई गई सभी चीजों को पुलिस नेहा के घर से बरामद कर लेती है। इंदौर शहर के इस खौफनाक तिहरे हत्याकांड का खुलासा होते ही सारा शहर सन्न रह जाता है। दोस्तों, इस केस में कुल 58 पन्नों की चार्जशीट पुलिस कोर्ट में दाखिल करती है और ये केस कोर्ट में लगभग 2 साल तक चलता है, जिसमें कुल 36 लोगों की गवाही होती है और आखिरकार 2 साल तक चले इंदौर सहित पूरे देश को झकझोर कर रख देने वाले इस तिहरे हत्याकांड केस में कोर्ट का फैसला आता है। दिन था शुक्रवार, तारीख 13 दिसंबर, साल था 2013, जब इंदौर की निचली अदालत ने तीनों को इस खौफनाक हत्याकांड को अंजाम देने के लिए फांसी की सजा सुनाई और इस तरह से ये इंदौर शहर का पहला ऐसा केस बना जिसमें किसी महिला या लड़की को फांसी की सजा हुई हो और पूरे देश में अपनी तरह का ये पहला केस भी बना जिसमें मुजरिमों की दरिंदगी को देखते हुए कोर्ट ने एक नहीं बल्कि हर मुजरिम को 3-3 बार फांसी की सजा सुनाई। हालांकि इसके बाद तीनों ने निचली अदालत के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी, लेकिन 2014 में हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने इस वारदात को जघन्य अपराध बताते हुए कहा कि इन तीनों का अपराध फांसी से कम बिल्कुल भी नहीं हो सकता है और कोर्ट ने नेहा वर्मा, उसके बॉयफ्रेंड राहुल और मनोज अटोट की जिला अदालत की फांसी की सजा को बरकरार रखा और साथ ही इंदौर शहर में 19 जून 2011 को हुए देश को दहला देने वाले इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस भी माना। इसके बाद तीनों मुजरिमों ने हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील ये कहकर खारिज कर दी कि इनके द्वारा किए गए अपराध के लिए फांसी की सजा से कम कुछ हो ही नहीं सकता है। फिलहाल तीनों ने मर्सी पिटीशन दाखिल की है कि इनकी सजा को कम किया जाए, लेकिन अभी तक कोर्ट ने पिटीशन में कोई संज्ञान नहीं लिया है। दोस्तों, ये था लालच और दरिंदगी से भरा इंदौर शहर का वो ट्रिपल मर्डर केस जिसने इंदौर शहर के साथ साथ एक वक्त में पूरे देश को दहला कर रख दिया था। आगे भी आपके लिए ऐसे ही रोचक केस लेकर हम आते रहेंगे, तब तक के लिए इजाजत।